हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर 3 के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मियोसिस सेल डिवीजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसके बारे में समझेंगे। साथ ही ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th बायोलॉजी के लिए भी यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है मियोसिस सेल डिवीजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, वो क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। मियोसिस शब्द देने वाले वैज्ञानिक फार्मर एंड मुरे थे। ये जो अर्धसूत्री विभाजन है ये एक ऐसा विभाजन है जिसमें एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है और जो बनने वाली कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। मान लीजिए कि पेरेंट सेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2n है तो बनने वाली प्रत्येक पुत्री कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या n मतलब आधी होगी। मियोसिस जननिक कोशिका मतलब जर्मिनल सेल में होता है जो कि द्विगुणित होता है। यहाँ पर जो 4 पुत्री कोशिकाएं बनेगी वो परस्पर आपस में भी समान नहीं होते हैं और ये मातृ कोशिका से भी समानता नहीं रखती है। क्योंकि मियोसिस जनन कोशिकाओं के अंदर होता है तो ये जो जनन कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित होती है और इन्हें हम मियोसाइट्स सेल कहते हैं। जब इन मियोसाइट्स सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जो बनने वाली पुत्री कोशिकाएं है वो हैप्लॉइड होगी मतलब अगुणित होगी। मियोसिस का अध्ययन करने के लिए बेस्ट मटेरियल प्याज का परागकोश मतलब एंथर है और ट्रेडिकेंसिया का परागकोश है। क्योंकि एंथर के अंदर क्या होता है, डिप्लॉयड मदर सेल मतलब द्विगुणित मातृ कोशिका होती है और इनके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व होता है उसको देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो गुणसूत्रों की संख्या को पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनाए रखता है। जैसे कि हमारे अंदर 46 गुणसूत्र है, हमारे पिता के अंदर माता के अंदर 46 गुणसूत्र है और दादा के अंदर दादी के अंदर उन सब के अंदर 46 गुणसूत्र है। मतलब अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्रों की संख्या को नियमित बनाए रखता है जेनरेशन टू जेनरेशन। अर्धसूत्री विभाजन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो विकास के लिए आवश्यक है।
अर्धसूत्री विभाजन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और विभिन्नताएं जो है वो विकास के द्योतक है, यानी कि विभिन्नता होता है तो इवोल्यूशन होता है, नई जातियों का विकास होता है, ऑरिजिन होता है। मियोसिस को दो कैटेगरी में पढ़ा जाता है या बोल सकते हैं मियोसिस को दो श्रेणी में बांटा गया है। फर्स्ट है मियोसिस फर्स्ट, सेकंड है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को देखते हैं। मियोसिस फर्स्ट को हम विषम रूपी विभाजन कहते हैं, क्योंकि इसमें द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। इस विभाजन से क्या होता है, दो पुत्री कोशिकाएं बनेगी जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी मतलब अगुणित हो जाएगी या आधी रह जाएगी। मियोसिस सेकेंड देखते हैं। मियोसिस सेकेंड को हम समरूपी विभाजन कहते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या बदलती नहीं है। एन कोशिका से एन कोशिका बनेगी। इस विभाजन से अंत में 4 पुत्री कोशिकाएं बनेगी। मियोसिस फर्स्ट को 4 चरणों के अंदर बांटा गया है या 4 चरणों के अंदर पढ़ते हैं। फर्स्ट है प्रोफेज फर्स्ट, सेकंड है मेटाफेज फर्स्ट, थर्ड है एनाफेज फर्स्ट, फोर्थ है टीलोफेज फर्स्ट। और जो मियोसिस फर्स्ट की प्रथम अवस्था है प्रोफेज फर्स्ट, इस प्रोफेज फर्स्ट को हम 5 उप प्रावस्थाओं के अंदर पढ़ते हैं या 5 उप प्रावस्थाओं के अंदर क्या है, बांटा गया है, बोल सकते हैं। वो कौन कौन से है उसको देखते हैं। इसको आप लोग शॉर्ट में LZPDD से याद रख सकते हैं। फर्स्ट है L फॉर लेप्टोटीन, सेकंड है Z फॉर जाइगोटीन, थर्ड है P फॉर पैकेटीन, फोर्थ है D फॉर डिप्लोटीन, फिफ्थ है D फॉर डाइकाइनेंसिस। अब हम लोग जो मियोसिस फर्स्ट का 4 स्टेप्स है उसको डिटेल में देखते हैं। प्रोफेज फर्स्ट को देखते हैं। यह मियोसिस फर्स्ट की सबसे लंबी एवं जटिल प्रावस्था है। इसे निम्नलिखित 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। लेप्टोटीन स्टेज, तो लेप्टो का मतलब क्या होता है, थ्रेड मतलब धागा। तो लेप्टोटीन स्टेज क्या होता है उसको देखते हैं।
इस स्टेज में क्रोमोसोम्स लंबे एवं धागेनुमा होते हैं। इस स्टेज में क्रोमोसोम्स के बीच आकर्षण कम होता है। यहाँ पर क्रोमोसोम्स एकल संयोजी मतलब मोनोवैलेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स मणिकामय मतलब बीडेड दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक क्रोमोसोम है, तो इसके ऊपर खूब सारे क्रोमेटिन कण नजर आएंगे। बीडेड मतलब जिस तरीके से एक माला के ऊपर क्या रहते हैं, मोती लगे होते हैं। इस स्टेज में गुणसूत्र एक सिरे की तरफ मुड़े रहते हैं। इन्हें गुलदस्ता अवस्था बॉकेट स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका उपस्थित होता है और इस अवस्था में जो केंद्रक की साइज होता है वो बढ़ता है। जाइगोटिन स्टेज देखते हैं। इस स्टेज में गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बल बढ़ता है। गुणसूत्र छोटे मोटे व स्पष्ट हो जाते हैं। गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाने से दो समजात गुणसूत्र जीपर लाइक फैशन में एक दूसरे के समीप आ जाते हैं एवं इनके मध्य क्या होता है, पेयरिंग मतलब युग्मन होता है। इसे क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। जीपर लाइक फैशन का मतलब होता है जैसे चैन की जो जीप होती है, जिसको आप लोग चिप बोलते हैं, उसको हम खींचेंगे तो दोनों सिरे एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चैन बंद करते हैं तो जो फ्लैप होते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और इस सिनाप्सिस से गुणसूत्र जो पहले एकल संयोजी मतलब मोनोवैलेंट थे, इस स्टेज में बाईवैलेंट मतलब द्विसंयोजी हो जाते हैं। दो समजात गुणसूत्रों के मध्य एक अवकाश होता है। इसमें सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को शॉर्ट में SC से प्रदर्शित करते हैं। ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये DNA एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और जिस प्रोटीन से ये बना है उस प्रोटीन का नाम यूबिक्विटेन प्रोटीन है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के कार्य देखते हैं। क्या कार्य होता है, ये गुणसूत्रों को या बोल सकते हैं जो गुणसूत्र की प्रॉपर पेयरिंग होता है उसके लिए आवश्यक
होता है। ये पूर्ण संयोजन मतलब रिकॉम्बिनेशन के लिए भी क्या होता है, आवश्यक होता है। याद रखने वाली कुछ ज़रूरी बातें हैं, इससे कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटिन स्टेज में बनता है व पैकेटिन अवस्था तक बना रहता है तथा डिप्लोटिन अवस्था में नष्ट हो जाता है। तो इन बातों को आप लोग याद रखेंगे। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के बारे में एक वैज्ञानिक ने बताया था, उनका नाम क्या था, मॉसेस था। पैकेटिन स्टेज देखते हैं। यह सबसे लंबी एवं जटिल प्रावस्था है। इस स्टेज में हर एक क्रोमोसोम के साथ एक क्रोमेटिड और बन जाता है। इस स्टेज में गुणसूत्र टेट्रावैलेंट मतलब चतुर्संयोजी हो जाते हैं। इस स्टेज में गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बल और बढ़ जाता है, जिसके कारण गुणसूत्र एक दूसरे पर लिपट जाते हैं एवं उनके मध्य तनाव बढ़ता है एवं गुणसूत्र कुछ स्थानों से टूट जाते हैं एवं दूसरों के साथ क्या हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहते हैं। पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर दिखाई नहीं देता है। क्रॉसिंग ओवर समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है। जिस स्थान पर क्रॉसिंग ओवर होता है उसे किएजमेटा कहते हैं और क्रॉसिंग ओवर के लिए जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है वो जरूरी होता है। आप लोग डायग्राम को ऐड कर लेंगे। ये क्रॉसिंग ओवर का डायग्राम है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य खंडों का आदान प्रदान मतलब इंटरचेंज को ही क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। डिप्लोटिन स्टेज देखते हैं। इस स्टेज में गुणसूत्र के मध्य आकर्षण कम हो जाता है। गुणसूत्रों का पृथक्करण शुरू हो जाता है। साथ ही साथ पृथक्करण होगा तो क्रॉसिंग ओवर दिखाई देगी। किएजमेटा बिंदु दिखाई देते हैं। इस स्टेज में गुणसूत्र पूरी तरह से पृथक नहीं होते, अपितु
वे अब भी कुछ स्थानों पर जुड़े हुए हैं। इन स्थानों को किएज्मेटा कहते हैं। इस स्टेज में उपांति भवन मतलब टर्मिनेलाइजेशन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। टर्मिनेलाइजेशन का मतलब किएज्मेटा बिंदु का सिरे की ओर खिसकना। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इस स्टेज में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। डाइकाइनेसिस स्टेज देखते हैं। इस स्टेज में उपांति भवन मतलब टर्मिनेलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। क्रोमोसोम पूरी तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है। केंद्रिका भी विलुप्त हो जाती है। मेटाफेज फर्स्ट देखते हैं। इस स्टेज में सारे गुणसूत्र इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाता है। स्पाइंडल फाइबर्स मतलब तर्कुतंतु बन जाते हैं। गुणसूत्र की भुजाएं केंद्र की ओर व गुणसूत्र बिंदु मतलब सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर विन्यासित होता है। एनाफेज फर्स्ट देखते हैं। इस स्टेज में गुणसूत्र बिंदु डिवाइड नहीं होता है। इस स्टेज में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर बाइवेलेंट मतलब द्वियक गति करते हैं। गुणसूत्रीय तर्कुतंतु में संकुचन व अंतर क्षेत्रीय तर्कुतंतु में शिथिलन से क्या होता है? गुणसूत्र जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। टीलोफेज फर्स्ट देखते हैं। इस स्टेज में गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रिका भी पुनः निर्मित हो जाती है। अंत में दो संतति केंद्रक बन जाते हैं। जैसे ही दो संतति केंद्रक बनेंगे तो क्या होता है? साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है दो संतति केंद्रक मियोसिस सेकेंड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहां जाकर दो संतति केंद्रकों से चार संतति केंद्रक बनते हैं और फिर चार केंद्रकों के बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और मियोसिस सेकेंड के अंत में क्या होता है? चार कोशिकाओं का निर्माण होता है।
तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने मियोसिस सेल डिवीजन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है उसको डिटेल से समझा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।